नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो मैं सुनील कुशवाहा आपके लिए लेकर आ चुका हूं ट्रिपल सी की दिव्या सीरीज। इस दिव्या सीरीज के अंदर आपके लिए ट्रिपल सी के सभी चैप्टर होंगे। जैसा कि आप देखेंगे, यदि आपने अभी तक दिव्यास्त्र बुक को नहीं खरीदा है तो आप इस दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं, जिसमें आपके ट्रिपल सी के सभी चैप्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि जो हमारी नाइलेट का ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है। तो पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर और इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने के बाद हम उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। और उसके बाद सीपीयू को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप कहते हैं सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर को कवर करेंगे। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है आता है वो है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो आपका स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। चौथा चैप्टर स्प्रेडशीट है। और उसके बाद जो पांचवा चैप्टर आता है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद छठवां चैप्टर आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, जो आपका छठवां चैप्टर है। इसके बाद सातवां चैप्टर आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद जो आठवां चैप्टर आता है वो है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और वित्तीय उपकरण, जिसमें क्यूआर कोड, यूपीआई, एपीएस, यूएसएसडी, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स कार्ड, सब कुछ हम इसमें अपने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नौवां चैप्टर है वो है हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। जो हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सबसे पहले आता ही कंप्यूटर की परिभाषा। आखिर कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेकर प्रोसेस करता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। आप कंप्यूटर को जो निर्देश आदेश देते हैं उन्हीं के अनुसार आपका कंप्यूटर काम करता है, अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर डेटा को सूचना में बदलने वाली मशीन है। कंप्यूटर होता है वो डेटा को क्या करता है, सूचना में कन्वर्ट करता है। जो कच्चे तत्व आपके डेटा कहलाते हैं और जो पक्के तत्व इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, जिनको सूचना कहते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को सूचना में बदलने वाली मशीन होती है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर स्वचालित रूप से कार्य करता है। कंप्यूटर है यह स्वचालित रूप से काम करता है। और अगला पॉइंट यह बनता है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। आप कंप्यूटर को कितने समय तक चलाते रहिए, यह कभी नहीं थकेगा। लेकिन एक इंसान होता है, यदि उसको सुबह काम पर भेजा जाता है और जब वो शाम को उसके 6 बजते हैं तो उसको लगता है कि मैं कब घर जाऊं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं, आप कंप्यूटर पर लगातार कितने भी समय काम करते रहिए। जो स्पीड से वह कंप्यूटर सुबह चल रहा था उसी स्पीड से काम, उसी स्पीड पर शाम को भी चलेगा। कंप्यूटर बिना थके हुए सारा काम करता है। अगला पॉइंट बनता है जो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है, आखिर ये क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है, तो सबसे छोटा पॉइंट पूछा जाता है। बड़ा पॉइंट भी कह सकते हैं। कच्चे तत्व जो डेटा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो डेटा होते हैं वो हमारे रॉ फैक्ट कहलाते हैं जिनको कच्चे तथ्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है डेटा को अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। डेटा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि ये कच्चे तत्व होते हैं। अगला पॉइंट होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। सूचना प्रोसेस की हुई डेटा होती है। जो आपने डेटा भेजा उसको जब प्रोसेस हो गया तो वो आपका किस में चेंज होता है, वो आपका इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है। डेटा किस में चेंज होता है, तो डेटा इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है प्रोसेस होकर। तो डेटा कच्चे तत्व होते हैं, अपने आप में इनका कोई अर्थ नहीं होता। जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी अर्थपूर्ण होती है और उपयोगी होती हैं। डेटा इनपुट होता है जबकि सूचना उसका आउटपुट होता है। जैसे आपके पास कीबोर्ड है, आप कुछ भी प्रेस करते रहिए, लेकिन यदि आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड कनेक्ट है तो प्रोसेस करेगा। और आपने जैसे ABCD अपना नाम लिख दिया, आप कीबोर्ड पर डायरेक्ट लिखते रहिए बिना कंप्यूटर में कनेक्ट किए, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं, तो आप जहां भी लिख रहे हैं, जैसे आप MS वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा SUNLLKUSHWH, अपना नाम लिखा
नॉर्मल लिखूंगा कीबोर्ड पे कोई मतलब नहीं है। यदि उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके लिखूंगा तो वहां पर मेरा नाम लिख जाएगा, तो वो आपको क्या होगा, आउटपुट के रूप में दिख रहा है, तो वो क्या होगी, वो आपकी एक प्रकार की सूचना हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जानकारी नहीं है तो बता दूं, आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इनपुट और आउटपुट। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आपने इनपुट दिया, इनपुट होने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आउटपुट, कच्चे तत्व प्रोसेस हुआ, आपका आउटपुट में बदल गया, वो आपके पक्के तत्व हो गए, मतलब क्या हो गया, वो आपका एक इंफॉर्मेशन बदल हो गया। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट सर्कल भी कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इनपुट डिवाइस से डेटा और निर्देश दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आगे आपका पूरा कवर होने वाला है। आउटपुट डिवाइस से परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको छोटी सी एक प्रॉमिस करना है, यदि आप इस दिव्या सीरीज तक आ ही गए हैं तो आपको दिव्या सीरीज को 1 से 2 क्लास पूरी देख लेनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं शुरू में ही आते हैं क्लास छोड़ चले जाते हैं। यकीन मानिए ये सीरीज मेरे द्वारा ही लिखी गई है पूरी, इसमें सारे वो पॉइंट है जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सारे कवर किए गए हैं। तो यकीन मानिए अपने एग्जाम में आप बेहतर ग्रेड से पास कर पाएंगे यदि आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सारा कुछ इस सीरीज के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट डिवाइस से परिणाम प्राप्त होता है, और इसके बाद अगला पॉइंट बनता है आउटपुट को स्टोरेज में सेव किया जाता है। जैसे आपका इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आपका आउटपुट हो गया। इसके बाद जो हम इतना पढ़ लेते हैं, अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर की आखिर विशेषता क्या है। आखिर जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज है, आप देखेंगे कंप्यूटर पर जितनी स्पीड से काम कर सकते हैं उतनी स्पीड से काम करिएगा। कंप्यूटर कभी ये नहीं कहेगा आप भैया थोड़ी धीमे काम करो, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आप कीबोर्ड पे कुछ आपने स्पीड देखोगी 30 40 50 60, जैसे कि 45 50 की स्पीड तो मेरी ही आती है टाइपिंग में। आप कंप्यूटर पे कितनी भी तेजी से काम कीजिएगा, कंप्यूटर कभी ये नहीं कहेगा कि सब थोड़ा धीमे से, भाई साहब थोड़े धीरे से, भैया थोड़े धीरे से, बहन थोड़ी धीरे से। आपको जितनी क्षमता है आप उतनी अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। वैसे भी आपके प्रोसेसर पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा और अच्छी स्पीड देगा। तो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है। इसके बाद कंप्यूटर की एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है वो भी बहुत अधिक होती है। मतलब कहने का कंप्यूटर अपने मन से कोई गलती नहीं करता। जैसे आपने मेरा नाम लिखा कंप्यूटर पे SUNEL तो उसमें SUNEL लिखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है। जो भी गलती होती है वो हमेशा मनुष्यों के द्वारा ही होती है, कंप्यूटर के द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं की जाती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है, कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। इसके बाद कंप्यूटर डिलीजेंस के साथ बिना थके काम करता है। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, यह बिना थके हमेशा काम करता है। कंप्यूटर वर्सटाइल होता है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर में बड़ी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर ऑटोमेशन पर आधारित होता है। अगला पॉइंट बनता है कंप्यूटर की सीमाएं। आखिर कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को देखेंगे। कंप्यूटर के पास स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है, आप जो काम करेंगे, जैसे आपने कुछ भी लिखा, यदि आप गलत लिखेंगे तो गलत होगा, सही लिखेंगे तो सही होगा। तो कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंप्यूटर भावनाओं और सोचने की क्षमता नहीं रखता है। कंप्यूटर निर्देशों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं देंगे वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। आपने कंप्यूटर को यदि ऑन करके रख दिया तो वो ऑन ही रहेगा जब तक आप उसमें कुछ काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर गलत इनपुट गलत आउटपुट, मतलब यदि गार्बेज डालोगे तो गार्बेज आउट, मतलब GIGO आपने फुल फॉर्म देखी होगी, ये नाम देखा होगा GIGO, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कचरा डालोगे कचरा ही मिलेगा, आपने गलत इनपुट डाला तो गलत ही आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर स्वयं में कोई निर्णय नहीं ले सकता। इस पॉइंट को भी आप जान गए अच्छे से। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में देखेंगे। जो कंप्यूटर का इतिहास, आखिर जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर, आपने एक कंप्यूटर का नाम सुना होगा अबेकस कंप्यूटर। आखिर ये अबेकस है क्या, तो याद रखेंगे अबेकस यह पहला गणना यंत्र माना जाता है। अबेकस क्या है, यह पहला गणना यंत्र है। इसका प्रयोग जोड़ घटा गुणा भाग के लिए किया जाता था, नॉर्मली किया जाता है। इसमें गोलियों और छड़ों का प्रयोग किया जाता था। सिर्फ इतना याद रखना है, जो पूछे कि पहला गणना यंत्र कौन सा था, जो पहला गणना यंत्र है वो है अबेकस। अगला पॉइंट बनता है नेपियर वॉन्स। आखिर ये जॉन नेपियर वॉन्स है कौन, तो याद रखेंगे नेपियर वॉन्स का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। आपसे सीधे पूछेगा नेपियर वॉन्स का आविष्कार, नेपियर वॉन्स मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो नेपियर वॉन्स का मशीन, जो नेपियर वॉन्स मशीन है इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। और यह मशीन गुणा और भाग करती थी। गुणा और भाग कौन सी मशीन करती थी, तो ये नेपियर वॉन्स की जो मशीन थी
वो करती थी। इसके बाद इस किसका बना हुआ टुकड़ा था, तो ये छोटी हड्डी और छड़ी के टुकड़ों से बना हुआ था। जो आपकी नेपियर मशीन थी वो किसके माध्यम से बनी थी, तो हड्डियों के टुकड़ों से बना हुआ था। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनता है पास्कलाइन। अगले आविष्कारक के नाम है पास्कलाइन। आपसे सीधे सीधे क्रम पूछ सकता है, जैसे आपने देखा पहला हमारा अबेकस कंप्यूटर आया, अबेकस का नाम आया, उसके बाद जॉन नेपियर, पास्कलाइन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पास्कलाइन मशीन का आविष्कार कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे जो पास्कलाइन मशीन है इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था और यह पहली मैकेनिकल गणना मशीन थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जोड़ और घटाव के लिए किया गया था। याद रखेंगे जो पहली गणना मशीन थी वो कौन सी थी, तो याद रखेंगे जो पहली मैकेनिकल गणना मशीन थी, मैकेनिकल गणना पूछे तो वो पास्कलाइन, और यह जोड़ और घटाव, जैसे आपने देखा गुणा और भाग करने के लिए किसका प्रयोग हुआ, तो नेपियर बोन्स द्वारा जो नेपियर बोन्स मशीन बनाई गई थी। उसके बाद गुणा और भाग के लिए आपने देखा जोड़ और घटाव के लिए पास्कलाइन मशीन, जो उसको ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया। एनालिटिकल इंजन के बारे में काफी बार पूछा जाता है। जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार आपने एक नाम सुना होगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आप एक नाम सुनते रहे हैं, चार्ल्स बेबेज। इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखेंगे जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा दी गई। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है लेडी एडा लवलेस। मतलब आपने एक नाम दूसरा सुना होगा कि विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, तो विश्व की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस थी। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। सीधा क्वेश्चन बनता है पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी, पहले जो फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे लेडी एडा लवलेस को जाना जाता है। इन्होंने प्रोग्रामिंग की जननी भी कहा जाता है, प्रोग्रामिंग की जननी लेडी एडा लवलेस। अगला पॉइंट बनता है हरमन हॉलरेथ कौन थे, तो इन्होंने पंच कार्ड पर आधारित टेबलेटिंग मशीन बनाई। टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो हरमन हॉलरेथ द्वारा किया गया। इसका प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका प्रयोग जनगणना में हुआ। सीधा क्वेश्चन बनता है जो जनगणना में मशीन प्रयोग हुई वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हरमन हॉलरेथ द्वारा बनाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। कौन सी कंपनी, उनकी मशीन से आगे चलकर आईबीएम कंपनी की नींव पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनीएक, एडवैक, यूनिवैक। यहाँ पे आपका एनीवैक क्या है, एनीवैक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद एडवैक कंप्यूटर आता है, यह पहला स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर था। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट बनता है यूनिवैक, यह पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। ये सभी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्टोरेज कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला स्टोरेज कंप्यूटर था वो हमारा एडवैक था। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था हमारा एनएक। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले पॉइंट में पूछा गया है, जी क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियों से जो आपके इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी दी। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। आखिर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, इसका कौन सी तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया था, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसका आकार बड़ा था और बिजली की खपत भी अधिक थी और अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, इसमें आपकी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और जो इसमें कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, एनईए कंप्यूटर, एडवैक कंप्यूटर और यूनिवैक कंप्यूटर। आपसे पूछेगा यूनिवैक कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो वह है आपकी प्रथम पीढ़ी का। अगला पॉइंट बनता है आपका जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, आखिर वो कौन सी है, जो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। आकार पहले से थोड़ा छोटा हो गया, बिजली की खपत और गर्मी थोड़ी कम हुई। और इसमें आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए आपका देखेंगे IBM 401 और यहाँ पर आपका एक एटलस कंप्यूटर भी आ जाता है, वो भी आपका दूसरी पीढ़ी का था। अगली पीढ़ी कौन सी है, अगली पीढ़ी में हमारी कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, तो अगली पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। कंप्यूटर का आकार अधिक छोटा हो गया, आकार और छोटा हो गया, गति और विश्वसनीयता बढ़ी, हाई लेवल लैंग्वेज के इनमें प्रयोग हुआ। और जो उदाहरण है IBM 360 और IBM 370। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है IBM 370 कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है, तो वो है आपका तीसरी पीढ़ी का। अगला पॉइंट है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। आखिर इसमें क्या खासियत थी, तो याद रखेंगे जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। इसमें आधारित बने कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। इस पॉइंट को भी पूछ सकता है। इनमें आपका जो PC है पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, आकार बहुत छोटा और गति बहुत तेज हो गई। उदाहरण के लिए आपका IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश,
इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद जो आपकी पांचवी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी को याद रखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि जो पांचवी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है और वर्तमान में आपकी पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। पांचवी पीढ़ी पर जो आधारित है वो आपकी एआई पर आधारित है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें आपका यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो पांचवी पीढ़ी है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा रोबोटिक और एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। आखिर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, तो याद रखेंगे जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं मुख्यतः वो चार प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। इन पॉइंट को याद रखेंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं, तो लैपटॉप और हमारा पीसी ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आकार में छोटा और लागत में कम, एक समय में एक उपयोगकर्ता कार्य करता है। घर, स्कूल, ऑफिस में अधिकतर इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर आता है, जो आपका माइक्रो से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। माध्यम आकार इसका जो माध्यम आकार होता है और एक साथ कई उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। छोटा उद्योग और संस्थानों में प्रयोग होता है। मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। मेन फ्रेम जो मेन फ्रेम है वो हमारा तीसरा प्रकार का माना जाता है। सबसे छोटा हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो से बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम। बहुत अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। हजारों उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। बड़े डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। रेलवे, बैंक, बीमा में उपयोग किया जाता है। आकार बहुत बड़ा और महंगा होता है। इसके बाद जो हमारा अगला कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर है। जटिल गणनाओं के लिए प्रयोग होता है। मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधानों में भी इसका प्रयोग होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधानों में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका वो कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर। यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो है आपको विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक 6600। यदि आपको सीडेक 6600 ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेवन। क्या ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेवन, जिसको सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया, यदि सीडेक नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर है ये मुख्यतः आप देखेंगे, मुख्यतः कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और जो एनालॉग और डिजिटल से मिलकर क्या बनता है, तो वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। और आपको जो डिजिटल कंप्यूटर है वो चार प्रकार के होते हैं, जो आप अभी पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ जानेंगे हम जो अपने एनालॉग कंप्यूटर आखिर ये क्या है, तो भौतिक मात्रा पर आधारित होता है, लगातार बदलने वाले मानों पर कार्य करता है, परिणाम पूर्णतः सटीक नहीं होते, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में इनका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आपका स्पीडोमीटर और थर्मामीटर, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आता है उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपके 0 और 1 होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इसी सिस्टम पर काम करता है। 0 और 1 पर परिणाम सटीक और विश्वसनीय होते हैं। डेटा को अंकों के रूप में प्रोसेस करता है। गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण पीसी, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये आपके सभी के डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर आता है, इसको याद रखेंगे, एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन होते हैं। तेज और सटीक परिणाम देते हैं। मेडिकल क्षेत्र में अधिक प्रयोग होता है। भौतिक और डिजिटल डेटा दोनों प्रोसेस करता है, जैसे कि आपकी ईसीजी मशीन, जो आपकी हार्ट वाली मशीन होती है। अगला पॉइंट है आपका आईटी गैजेट से लेटेस्ट आईटी गैजेट, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया और टैबलेट हो गए। ये पोर्टेबल होते हैं, जिनको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें टच स्क्रीन तकनीक होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका मोबाइल है वो एक टच स्क्रीन होती है, आप उसको किसी भी तरीके से ले जा सकते हो और कहीं भी चला सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें बनता है इंटरनेट से ईमेल और ऐप्स चलाने में प्रयोग होते हैं। अगला पॉइंट, ये सभी आपके बेसिक पॉइंट जिनके बारे में आप अच्छे जानते हैं। वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा होती है। एंड्रॉयड, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। स्मार्ट वॉच के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। स्मार्ट वॉच सबसे पहला पॉइंट बनता है, ये पहनने योग्य
डिवाइस है, स्मार्टफोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाते हैं, समय से के साथ नोटिफिकेशन दिखती है, स्वास्थ्य के साथ आपकी हार्ट रेट, स्टेप काउंट मापती है, फिटनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग करती है। इसके बारे में आप सभी को बेसिक जानकारी होगी। गूगल ग्लास क्या है? तो ये आपकी हेड माउंटेड डिस्प्ले डिवाइस है। इसमें जो आपके एग्यूमेंटेड रियलिटी एआर तकनीक है, तो याद याद रखेंगे, इसमें आपकी एआर तकनीक है। वॉइस कमांड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फोटो, वीडियो और सूचना आंखों के सामने दिखता है। स्मार्ट तकनीक और रिसर्च में प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। ड्रोन, जो आपके ड्रोन कैमरा होते हैं, इनको याद रखेंगे। ड्रोन मानव रहित उड़ने वाला उपकरण होता है। इसमें इसे रिमोट कंट्रोल या जीपीएस से संचालित किया जाता है। कैमरा लगा होता है जिससे हाई फोटोग्राफी होती है। कृषि निगरानी और आपदा प्रबंधन में प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे ड्रोन कैमरा वर्तमान में शादियों में, अब तो हर घर में कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी छोटा कैमरा वाला होता है वो भी ड्रोन कैमरा का यूज करता है। हवाई फोटोग्राफी आप कह सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लूटूथ और स्पीकर, जो आपके डिजिटल असिस्टेंट कह सकते हैं। एक प्रकार से ब्लूटूथ स्पीकर वायरलेस ऑडियो डिवाइस होता है। यह स्मार्टफोन से ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट होता है। डिजिटल असिस्टेंट वॉइस कमांड पर कार्य करता है, जैसे कि आपका अलेक्सा हो गया और गूगल असिस्टेंट हो गया। इस प्रकार से आपने देखा जो ब्लूटूथ और डिजिटल असिस्टेंस होते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पर संगीत और स्मार्ट डिवाइस नियंत्रण में प्रयोग होता है। बीआर गैजेट, जो आपके बीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सिर्फ इतना फुल फॉर्म पूछा जाता है। बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी होता है। बीआर का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। इसका उपयोगकर्ता को आभासी वातावरण का अनुभव होता है। इसमें बीआर हेडसेट का प्रयोग होता है। गेमिंग और ट्रेनिंग में इसका अधिक प्रयोग होता है, ज़्यादा आपके लिए यूज नहीं। नॉर्मल इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बीआर का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। अगला टॉपिक है आपका सीपीयू। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। यह सभी निर्देशों को नियंत्रित और निष्पादित करता है। सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। जो इनपुट डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट हमारा सीपीयू से बनता है। सीपीयू मुख्यतः आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणितीय गणना करने के लिए, तार्किक और गणितीय गणना करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एएलयू में ही आप देखेंगे इसका प्रयोग होता है। तार्किक और आर्थिक गणना करने में किसका प्रयोग होता है? तो एएलयू का प्रयोग होता है। और देखेंगे जो तार्किक और गणितीय गणना होती है, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, और आपकी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल हो गया, तो ये और इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके तार्किक और लॉजिकल गणना करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। एएलयू सीपीयू का मुख्य भाग होता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। निर्देशों का नियंत्रण आपको कौन करता है? सीयू करता है। सीयू इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का समन्वय करता है। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। इसका जो आपका अगला पॉइंट होता है वो होता है हमारा एमयू। जी आप देखेंगे दो पॉइंट यहाँ पर बचे हुए हैं। यह एएलयू और मेमोरी को निर्देश भेजता है। सीयू स्वयं कोई गणना नहीं कर सकता। इसके बाद अगला पॉइंट आपका मेमोरी से है। मेमोरी यूनिट। एमयू डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप में संग्रहित करता है। मेमोरी जो आपका रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित होता है। एमयू मेमोरी यूनिट प्रोसेसिंग के दौरान तुरंत उपलब्ध कराता है डेटा को। रजिस्टर की गति बहुत तेज होती है। एमयू सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ाता है। अगला पॉइंट हमारा प्रोसेसर से है। काफी बार क्वेश्चन प्रोसेसर से पूछ लिए जाते हैं। प्रोसेसर CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इनकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिंगल कोर प्रोसेसर, जो आपके सिंगल कोर वाले प्रोसेसर। इसके बाद मल्टी कोर प्रोसेसर। जैसे आपने प्रोसेसर देखे होंगे प्रोसेसर आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि वो आपके सीपीयू की एक चिप होती है प्रोसेसर। आपने इस प्रकार से कोई चिप देखी होगी तो वो आपकी प्रोसेसर वाली चिप ही होती है। यदि आप कभी देखें तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को एक ही चिप में समाहित कर, जो माइक्रो प्रोसेसर है सीपीयू को एक ही चिप में समाहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्लॉक स्पीड। जो आपकी स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड होती है, घड़ी की स्पीड कह सकते हैं इसको।
क्लॉक स्पीड सीपीयू की कार्यगति दर्शाता है। जो क्लॉक स्पीड है वह सीपीयू की कार्यगति को दर्शाता है। इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति को किस में मापा जाता है। इसकी गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की गति को, जो आधुनिक सीपीयू गति है, इसकी स्पीड को गीगा हर्ट्ज, जो जी का मतलब होता है गीगा, ए जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, इसकी स्पीड को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। अधिक क्लॉक स्पीड का अर्थ तेज प्रोसेसिंग हो गया। क्लॉक स्पीड सीपीयू के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट हमारा इनपुट डिवाइस से है। जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी है। जो भी आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइस देखे, इन सभी को आपको नोट कर चलना है। आप नोट कर सकते हो, अच्छी बात है। और आप यदि आपने अभी तक हमारी दिव्यास ईबुक को नहीं लिया है, आप इतनी क्लास, आपने जो पहली क्लास देखी है, इतना अच्छा कंटेंट आपने देखा कि प्रत्येक जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप इस ईबुक को मात्र और मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। यकीन मानिए ये दिव्यास ईबुक आपके लिए बहुत अधिक इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप इस ईबुक को खरीद सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देखेंगे। ईबुक लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सारा ट्रिपल कोर्स यहाँ पर आपको मैं फ्री में व्यवस्थित तो कराने वाला हूँ। लेकिन यदि आप एक बार इस ईबुक को ले लेते हैं तो आप इसका रिवीजन कभी भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी और फिर आपको रिवीजन के लिए दोबारा से क्लास देखनी पड़ेगी। यदि एक बार आप क्लास देख लेते हैं और एक बार ई बुक से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और जो आपका कोर्स है जब पूरा हो जाता है तो खुद से कॉन्फिडेंस आता है, यदि मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो मैं 100% पास होऊंगा। तो आज आपकी क्लास इतनी होगी। डेली आपकी 30 से लेकर 45 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा ट्रिपल सी का कोर्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और यह क्लास अब आपकी डेली 6 बजे ही आया करेगी, तो आपको क्लास एक भी दिन का मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।